Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on benzene and its derivatives. So in that topic, today I am going to discuss or main focus on mainly 2 points. One is resonance energy of benzene and second the aromaticity and Huckel's rule. So before discussion about the point or the topic, I want to say the topic is very important for the students, those who are in B Pharmacy level, those who are in class 11 and 12 and those who are prepared themselves for JEE and NEET. So it's my advice to each and every students, if you have any doubt regarding these topics, so you can ask this question in comment box. So सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं और ये जानते हैं जो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन क्या है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं हेक्सागोनल एंड हम लोग जानते हैं जो बेंजीन के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उस ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि बेंजीन के अंदर हम लोग उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख पाते हैं. सो वी कैन से द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन ऑल्सो बी फर्दर प्रूव बाय द रेजोनेटिंग एनर्जी. So if you take an example as in cyclohexene, so we can observe in cyclohexene it should be contain the one double bond और इस एक डबल बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं तो उसका हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी होते हैं 119.66 किलो जूल मोल इनवर्स 1. अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो बेंजीन के अंदर कितने स्ट्रक्चर होते हैं और बेंजीन के अंदर कितनी डबल बॉन्ड होते हैं. हम लोग जानते हैं बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं. तो जब हम लोग इस साइक्लोहेक्सिन के साथ बेंजीन की कंपैरिजंस करेंगे तो उस जगह पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किए जो साइक्लोहेक्सिन की एक बॉन्ड को जब हम लोग उसकी हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑब्जर्व करते हैं तो उसके वैल्यू होते हैं 119.66 किलो जूल मोल इनवर्स 1. तो उस कंडीशन में जब हम लोग बेंजीन को ऑब्जर्व करेंगे और बेंजीन की यहाँ पर हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे हम लोग उसके वैल्यू क्या देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक की वैल्यू देख रहे थे 119.66, तो उस जगह पे बेंजीन के केस में यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 के साथ 119.66 किलो जूल का मल्टीप्लाई कर देना है. तो उस जगह पे उसके वैल्यू निकालते हैं 358.98 किलो जूल मोल इनवर्स 1. लेकिन हम लोग इसी वैल्यू को जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं फॉर बेंजीन तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन इज 208.36 किलो जूल मोल इनवर्स 1. तो उसका मतलब हम लोगों ने ये ऑब्जर्व की, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्जर्व किए तब उसके वैल्यू निकला 208.36 और जब हम लोगों ने एक एंथैल्पी को हम लोग उस जगह पे ऑब्जर्व किए, जब हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी देखा हम लोगों ने बेंजीन का तब उसका वैल्यू निकला 358.98. तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आया, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है. तो जब हम लोग ये दोनों वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर 150.62 किलो जूल मोल इनवर्स 1. एंड दैट वैल्यू which we are going to observe here, that value is called as an resonance energy of benzene. So we can say this resonance energy indicate that the stability of the benzene and chemical reactivity of benzene, and this is known as an aromaticity or aromatic characteristic of the benzene. अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन किए थे या किए उसी को अभी हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम. इस फिगर के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो साइक्लोहेक्सिन की जो हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी है वो है 119.66 किलो जूल मोल इनवर्स 1 जो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व की. और जिस जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं 13 साइक्लोहेक्साडाइन, इसका बॉन्ड एंथैल्पी और हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी कितनी दिख रहा है, यहाँ पर देख रहा है 230 किलो जूल मोल इनवर्स 1. मतलब ये 230 किलो जूल मोल इनवर्स 1 कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जब एक बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी 119.66 किलो जूल हो सकते हैं तो उस जगह पे 2 डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी कितनी होंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है 119.66 किलो जूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. और जब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू निकालते हैं नियर टू 238 एंड 238 इज नियर टू कंपेयर टू नियर टू 230 और इसीलिए यहाँ पर 230 किलो जूल मोल इनवर्स 1 को कंसीडर किया गया है फॉर हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ऑफ 13 साइक्लोहेक्साडाइन.
अभी वही हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी हम लोग बेंजीन के केस में ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे, बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है और बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड होने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 119.66 किलो जूल को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस जगह पर उसका वैल्यू निकलेंगे 358.98 किलो जूल मोल इनवर्स 1। जैसे मैंने अभी बोला, जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं बेंजीन की तो उसका वैल्यू निकालते हैं 208.36 किलो जूल मोल इनवर्स 1। और हम लोगों ने दूसरा वैल्यू क्या देखा, दूसरा वैल्यू ये ऑब्जर्व किए जो 358.98 किलो जूल मोल इनवर्स 1। तो डिफरेंशिएशन कितने आ रहा है दोनों के बीच में, तो हमें जब ये दोनों वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किए तो इस वैल्यू को हम लोग देख पाए 150.63 किलो जूल मोल इनवर्स 1। और इसी को हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन बोलते हैं और हम लोग ये बोलते हैं और केमिस्ट्री ये बोलते हैं दैट इज द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी फॉर बेंजीन एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अभी जिस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और हाकल्स रूल। तो इस जगह पे डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है जो हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो हम लोग पहले लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व किए जो एरोमेटिक का मतलब क्या है। एरोमेटिक का मतलब हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किए, इफ एनी कंपाउंड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंट और एरोमा देन वी कैन से दे आर कॉल्ड एज एन एरोमेटिक। एंड इन द लास्ट वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किए थे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये हो रहा है जिस कंडीशन में हम लोग कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं और उस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हेट्रो एटम जैसे मान लेते हैं हम लोग, उसके अंदर ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो हम लोग जब कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को क्या हम लोग एरोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आज मैं अभी देने जा रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ द हाकल्स रूल। तो सबसे पहले हमें ये जानना है जो हाकल्स रूल है क्या और हाकल्स रूल का इन्वेंटर कौन थे और इस रूल को हाकल्स रूल क्यों बोला गया है। सो इन द ईयर ऑफ द 1930 साइंटिस्ट हाकल डिस्कवर दिस rule and according to his name that rule is called as an Hakel's rule। तो उस रूल को क्या बोला जाते हैं और वो रूल क्या है। तो हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो हाकल्स ए जर्मन फिजिकल केमिस्ट रिकॉग्नाइज इन द ईयर ऑफ द 1930 थ्रू द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कैलकुलेशन दैट द साइक्लिक पैनल मॉलिक्यूल विथ ए क्लोज लूप 2, 6, 10, 14, 18, 22 p electron in a full conjugated system, then they are called as an aromatic. This finding is called as an 4n plus 2 pi electron rule, and another way, if any compound they are going to follow the 4n pi electron rule, then they are called as an anti-aromatic। अभी इसी चीज़ को हम लोग सिंपल वर्ड में ये बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, जब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करते हैं उस जगह पे हम लोग उस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर करते हैं। और जिस कंडीशन में कोई साइक्लिक कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को कंसीडर करते हैं और फॉलो करते हैं उस कंडीशन में हम लोग उसे एंटी एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं जो हाकल्स रूल क्या है, हाकल्स रूल की क्राइटेरिया क्या है। सो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हाकल्स रूल के क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकेंड, इट मस्ट हैव ए 1p orbital on each atom of the ring। For carbon atom to have the p orbital they must have double bond or bear a positive or negative charge, that is the ions। Third point, it should be planar or nearly planar so that there is a continuously or nearly continuous overlapping of all the p orbital, and it must have a closed loop, that is the 4n plus 2 pi electron in a cyclic arrangement of the p orbital where the n is equal to 0, 1, 2, 3 integral number of the heterocyclic chemistry। अभी ये जो क्राइटेरिया बोला गया है और हाकल्स ने ये क्राइटेरिया रखा और हाकल्स ने यही एक्सप्लेनेशन किए, कोई भी कंपाउंड को हम लोग ले लेते हैं और वो कंपाउंड ये जो 4 पॉइंट यहाँ पर रखा गया, 4 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम लोग इसे समझ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं बेंजीन के एग्जाम्पल, तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं जो क्या हम लोग बेंजीन को एरोमेटिक के हिसाब से कंसिडर कर
सकते हैं। तो इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द हाकल्स रूल। तो हम लोग यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। सो अभी क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर जेनरेट हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पर क्या बेंजीन को साइक्लिक बोलेंगे, तो इस जगह पे हम लोग बेंजीन को साइक्लिक बोल सकते हैं। जो यहाँ पर साइक्लिक रिंग देख रहे हैं, तो ये हाकल्स रूल के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। हम लोग क्या बेंजीन को कॉन्जुगेटेड बोल सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर बेंजीन को कॉन्जुगेटेड बोलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसका बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम देख रहे हैं जो हाकल्स रूल के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट ये आ रहा है, जो बेंजीन के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कितना है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 6 आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, तो ये क्या हाकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? तो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पे ऑब्जर्व की, जिस कंडीशन में n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो बेंजीन के केस में हम लोग ये देख रहे हैं, इसके पास कितनी पाई इलेक्ट्रॉन है? इसके पास टोटल 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। रूल क्या है? 4n + 2 = 6। सो यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 निकाल रहा है, और जो हाकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और इसीलिए हम लोग बेंजीन को एरोमेटिक के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं हम लोग बेंजीन एनायन की। तो इस कंडीशन में भी क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या हम लोग इसे एरोमेटिक बोलेंगे? तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है, जो हाकल्स रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया ये होना चाहिए, जो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो ये कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड पॉइंट, ये कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर n के वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 6 होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, जो बेंजीन एनायन क्या ये रूल को फॉलो करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर n के वैल्यू 1 फाइंड आउट हो रहा है, जो हाकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेंजीन एनायन को भी हम लोग एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, हम लोग पायरोल में भी वही केस देख पा रहे हैं। ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, एक कॉन्जुगेटेड है, और इसके अंदर भी हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके अंदर पाई बॉन्ड 2 है, तो इसका मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 होंगे। अभी इसी को हम लोग इस रूल में डाल देते हैं, दैट मीन्स 4n + 2 = 6, सो n = 1, जो हाकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और इसीलिए हम लोग पायरोल को भी एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर पाते हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी आगे की तरफ चले, जैसे पायरिडीन के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थायोफिन के एग्जाम्पल लेते हैं, उस जगह पे भी हम लोग ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या हम लोग पायरिडीन एंड थायोफिन को भी एरोमेटिक कंसीडर करेंगे? तो पहले चीज़ देख पा रही है, दोनों के दोनों कंपाउंड हमारा यहाँ पर साइक्लिक है। दोनों के दोनों कंपाउंड के अंदर हम लोग यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स देख पा रहे हैं, और दोनों के अंदर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? 6 है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4n + 2 = 6, दैट मीन्स n वैल्यू इज 1, और इसीलिए हम लोग इस कंडीशन में इस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, हम लोग क्या क्विनोलिन, नैप्थलीन, इंडोल, ये सभी के सभी जो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसे भी क्या हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर करेंगे? तो इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं, क्विनोलिन हो, नैप्थलीन हो, इंडोल हो, सभी के पास टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। इसका मतलब इस जगह पे हम लोग इसका जो रूल फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाकल्स, सो उस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग उस जगह पे देखेंगे 4n + 2 = 10, क्योंकि यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स 2 - 10 = 8, दैट मीन्स 4n = 8, सो n = हमारा निकल जाता है 2। तो पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किए, जिस कंडीशन में n की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उस कंडीशन में हम लोग उसे एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी कंपाउंड हाकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अभी हम लोग कुछ अलग से एग्जाम्पल देखते हैं, जो कंपाउंड हाकल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और इसीलिए वो कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो जब हम लोग कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को ऑब्जर्व करें, तो उसके अंदर क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? कुछ कंपाउंड हम लोग ऐसा देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो कंपाउंड साइक्लिक है और प्लानर भी है, लेकिन साइक्लिक एंड प्लानर होने के बाद भी वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि वो हाकल्स रूल को फॉलो नहीं करता। एंड जब हम लोग ऐसा कोई कंपाउंड को लेते हैं, तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, दे आर लेस स्टेबल कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेशंस, एंड दे फॉर दैट रीजन they are going to be considered as an like the ordinary alkene।
जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दो एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन एंड दूसरे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं साइक्लोऑक्टाट्रेन। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये दोनों के दोनों साइक्लिक है, लेकिन दोनों के दोनों साइक्लिक होने के बाद भी ये दोनों कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाकल्स रूल को फॉलो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते उसे हम लोग अभी हाकल्स रूल अप्लाई करके उसे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन। तो ये कंपाउंड पहले तो देखा ये साइक्लिक है और ये कंजुगेटेड भी है, लेकिन इस जगह पे जब हम लोग इसके एरोमेटिसिटी को ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे हम लोग इसके एरोमेटिसिटी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको रूल में डालेंगे तो रूल क्या है 4n+2 = यहाँ पर कितनी टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन है 4। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 4n+2 = 4। दैट मीन्स 4n = 4 - 2 = 2। दैट मीन्स n = 2/4 = 1/2। जो यहाँ पर 1/2 की जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू हमारा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पे आ रहा है। और हाकल्स रूल में ये बोला जाता है जो n की वैल्यू 0 हो तो कंसिडरेबल हो, 1 2 3 4 5 6 है तो कंसिडरेबल है, लेकिन जब n की वैल्यू सिग्निफिकेंट नंबर में आते हैं और डेसिमल पॉइंट में आते हैं उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा साइक्लोब्यूटाडाइन, जहाँ पर n की वैल्यू 0.5 आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड के एग्जांपल में हम लोग ये देख रहे हैं जो n की जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर हमारा कैसे आ रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट पे आ रहा है, और इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को यहाँ पर एरोमेटिक नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, देन ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू बी कंसीडर दिस कंपाउंड एज एन एरोमेटिक। इसी को हम लोग दूसरे भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं साइक्लोऑक्टाट्रेन। यहाँ पर भी हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये कंपाउंड के अंदर भी ये साइक्लिक है, लेकिन देन ऑल्सो दिस कंपाउंड आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर एज एन एरोमेटिक। क्यों इसे एरोमेटिक नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग रूल में डालते हैं तो क्या देखेंगे 4n+2 = 8। सो यहाँ पर n वैल्यू क्या निकलेंगे, हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे 2 - a = 6। दैट मीन 6 = हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या निकाल रहा है, यहाँ पर n की वैल्यू हमारा निकाल रहा है 1.5। अभी मैंने बोला क्योंकि हम लोग उसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, और इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर नहीं कर सकते। सो सभी स्टूडेंट्स को एक ही पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है, कंपाउंड साइक्लिक हो, कंपाउंड कंजुगेटेड हो, देन ऑल्सो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर नहीं कर सकते हैं जब तक वो कंपाउंड की n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ना हो, और जब उस कंपाउंड के वैल्यू की डेसिमल पॉइंट पे आए उस कंडीशन में हम लोग उसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, और जिस कंडीशन में n की वैल्यू 0 1 2 3 4 के हिसाब से आए उस कंडीशन में हम लोग इस कंपाउंड को एरोमेटिक के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। So thank you to each and every students for watching my video and subscribe my channels. Thanks again, many thanks. So in the next video I am going to be discuss only on the two topic. Another one is the method of preparations of benzene, and second the electrophilic substitution reactions of benzene. Thank you again.